हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे, जो कि 6 मार्च 2023 को हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है 6 मार्च 2023 का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसका जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कभी कभार क्या है, एनटीए जो है अपना जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ा देती है। तो आपने क्या है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से इवेल्युएट करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है और यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो ये कहा था जॉन डीवी ने। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोफी अथवा सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? तो वे है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहु सांस्कृतिकवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का उपयोग किया है? तो वे क्या है, विल किमलिका ने। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके लिए एमपी एमबी फोस्टर ने कहा है कि उनकी राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? तो ये कहा है मैकियावेली ने। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे जीवन विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, निम्नलिखित में से उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। तो ये क्या है, रूसो की बुक है, जो कि उन्होंने 1755 में लिखी थी। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति या रचना नहीं है? तो अरस्तु ने क्या है, पॉलिटिक्स भी लिखी है और निकोमेचियन भी लिखी है और यूडेमियन एथिक्स भी लिखी है, लेकिन अपोलॉजी क्या है, ये प्लेटो की कृति है, ना कि अरस्तु की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? तो वे है विचार। ठीक है, विचार को क्या है, पूर्ण और शाश्वत मानते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर है, सुक्ति संग्रह एनालेक्ट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है कन्फ्यूशियस से। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध की विविध शपथ ली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। और 1924 में क्या है, वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत भी या चलाया था। तो ये भी आपने याद रखना। निम्नलिखित में से किसने विधि कानून को 2 प्रकार शरीयत एवं जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वे क्या है, जियाउद्दीन वर्नी ने। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित कर दिया? तो वे क्या था, 1948 में। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नोजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसमें जो गलत तर्क है वो है 4, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। तो ये गलत है। रॉबर्ट नोजिक क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है। वो बोलते हैं, वो वेलफेयर स्टेट की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि राज्य को क्या है, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, तो ये तो सही है। 2 है, अध्यक्ष को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले को जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, तो बी भी सही है। 3 है, किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को नहीं मानने की शक्ति नहीं प्राप्त है, तो ये भी सही है। लेकिन 4 गलत है। कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, तो इसका जो राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद सदस्य का मत मूल्य क्या है? सभी राज्य एवं संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभाओं सदस्य के मतों का कुल मूल्य और संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या है, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए थे? तो वे किए गए थे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वे करता है पीठासीन अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। 19 है, निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा है? तो वे थे न्यायमूर्ति PN भगवती। 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो ये दिया था जा ट्रेंज ने। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिटीजन चार्टर आंदोलन राष्ट्रीय चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो चुनाव, मूल्य, जवाबदेही, लेकिन मात्रा क्या है? सिटीजन चार्टर आंदोलन का मात्रा वो नहीं था। ठीक है, 6 सिद्धांतों में से नहीं था, तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट जो कि 1985 को हुआ था, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत में 4P का तात्पर्य है? तो वे है उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया, पर्पज, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ड्रॉप क्वेश्चन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है? तो वे देता है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेराल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है? तो वे है अनुप्रयोग। 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक समपरीक्षा विधि को लागू किया है? तो वे है मेघालय। 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आयोग सुशासन सूचकांक से संबंधित है? तो वे है कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, तो ए इसका राइट आंसर है। 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो 2 US भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम, ठीक है, जो कि 2005 में हुआ था और 2008 में लागू हुआ था। 31 है,
निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत है? तो पंचशील के सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, तो डी भी सही है। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, तो ये तो गलत है, हस्तक्षेप होना चाहिए था। डी है पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग, सम्मान, अस्तित्व, तो ये भी नहीं है, तो ए बी डी ठीक है। तो 1954 में जो क्या है चीन के साथ हुआ था पंचशील का समझौता, जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउमिन लाई। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्य में कब भाग लिया था? तो ये लिया था 2000 जनवरी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 33 है विस्तारित पड़ोस एक्सटेंट नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 इसका राइट आंसर है, पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। तो गलत विकल्प को चुनना था, तो गलत है इसमें 2 सामंजस्य, ठीक है। 35 है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम कंटेनमेंट पद की रचना की थी? तो ये की थी जॉर्ज कैनन ने, ये इसका राइट आंसर है। 38 है निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था? तो वे किया था राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही है? तो पारिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है। पारिस्थितिकी शब्द को अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया था। एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरणवाद एवं पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। हरित विचारधारा वाद विवाद 16वीं शताब्दी में उद्भव वाद विवाद है, तो ये तो गलत है। ये 21वीं सदी का वाद विवाद है हरित विचारधारा। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास या कथन है कि अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है? तो वे है ग्रामशी, पोलांज और माओ जेडोंग। तो बी सी और डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस पुस्तक में द्वि नैतिकता को स्थापित किया है, तो बिल्कुल सही। फिर है डी यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जॉन लॉक क्या है, वह अनुभववाद के समर्थक है और उदारवाद के पिता इन्हें कहा जाता है। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकार का निबंध लिखा है, तो ये भी सही है। वे सीमित राज्य में विश्वास करते थे, तो ये भी सही है। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक है, तो वे है रूसो। तो ए बी सी ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टैगोर ने सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे वो। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। टैगोर ने आक्रमण राष्ट्रवाद का समर्थन किया, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद का ये समर्थन करते हैं। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 44 है कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से है? तो
अनार्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, डी संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित वितरण। तो 4 इसका राइट आंसर है। राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। 45 है, निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से हैं? तो राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और राजनीतिक भर्ती। तो ये क्या है? ये राजनीतिक प्रणाली के कार्य। तो ए और सी 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं? तो तीव्र वर्ग विभाजन, जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, सी है सामाजिक असंतुलन। तो ए बी सी 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है? तो दल विरोधी कानून स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में अनुप्रयोज्य होता है। तो ये तो गलत है, तो बी और सी इसका राइट आंसर है। 2, जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता। सी है स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बेरुवाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ए और बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? तो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता। विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है वैश्वीकरण से। सी है देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतःक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है कि धार्मिक एवं पूर्त चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसकी देखभाल करना, अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना। तो ये आर्टिकल 27। और सी है चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना। और ई है अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना। ठीक है, सामाजिक मामलों का प्रबंध करना, तो ये आर्टिकल 26 में शामिल नहीं है। तो 3 इसका राइट आंसर है ए बी सी ई। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशासन के क्लासिक शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो डी इसका राइट आंसर है। इसने विवेकपरक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है। इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समुच्चय को सूत्रबद्ध किया है। यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है। तो ए बी सी ये तीनों सही है। 52 है, फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है? तो सिद्धांत की खोज, व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान, लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो ए बी सी डी ये राइट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से जनहित याचिका PIL के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो 4 ए डी PIL अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो ये सही है। और सी PIL अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। बाकी ए और डी क्या है? ये गलत है।
केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन PIL दाखिल कर सकता है। डी है PIL को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क नहीं लगाया जाता। तो ये भी सही है, ये गलत है। तो ए और डी क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 2019 में RTI अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा कृपा पर निर्भर करेगा, ए और सी। अब आयुक्त के वेतन एवं भत्ते भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 55 है, भारतीय विदेश नीति के मूल मूल्य कौन से हैं। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, सहिष्णुता का मूल्य, साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेश विरोधी, ठीक है। प्रादेशिक विस्तार की बात भारत के विदेश नीति में नहीं है। पड़ोस प्रथम, नेवर फर्स्ट का राजनयन भी नहीं है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषता नहीं है। तो सी प्रोपोगेंडा युद्ध और डी तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो ये 3 नहीं है। बाकी परमाणु हथियारों की होड़ इसमें शुरू हो गई थी। और सी है, सी डी ए बी और बी, ये क्या है, प्रोपोगेंडा युद्ध था। तो सी और डी 3 इसका गलत था। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी और तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, असर्शन और रीजन से था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा है, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया गया है। कारण है, शीत युद्ध ने न केवल अमेरिकी एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबंध देशों को सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उनके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया है। तो ये आर और ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये भी असर्शन और रीजन से है। हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। रीजन है, ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन अंकन की खोज करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये भी असर्शन और रीजन से है। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। तो ये कार्ल मार्क्स बिल्कुल कहते हैं। अधिशेष मूल्य का शोषण पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो जो अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, असर्शन है, आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामूहिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। जेपी नारायण लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ ऊपर क्या है, सर्वोदय की बात की गई है और नीचे जेपी नारायण के आर्थिक जीवन के बारे में। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभाव का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। कारण है, राजनीतिक संस्कृति के प्रक्रियात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के घोतक है कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियाँ हो सकती है जितनी कि राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। तो ये भी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रॉबर्ट डाहल ने लोक प्रशासन में अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्था के प्रभाव जिसमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो 3 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बड़े ही ट्रिकी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सत्य है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं जनसंख्या सघनताओं के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। स्टेटमेंट 2 है, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें अंतरा एवं अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन्य समस्याएं शामिल होती है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नेहरू ने समाज के साम्यवादी प्रतिरूप का समर्थन किया है। तो सही, नेहरू ने नागरिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 66, दलीय प्रणालियाँ राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती है और दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारस्परिक अभिजन वर्ग को नए अभिजन वर्ग से प्रतिस्थापित करना है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये इसका राइट आंसर है। 67 है, निर्गम मतानुमान एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाला मतानुमान है जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपने मतदान करने के बाहर आते हैं। तो ये तो सही है। मत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनाव के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है, लेकिन ये गलत है। तो ये सत्य है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है, वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि यह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, नीति पॉलिसी एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोगों अथवा समूह द्वारा नीति एजेंडे में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। तो एक गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। नीति एजेंडा उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो 4 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो ये तो सही है। भारत का IMF में मत हिस्सा 10% है। तो ये गलत है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए स्टेटमेंट सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब क्या है, यहाँ बुक्स को लिस्ट के साथ मैच करना था। तो अभी तक क्या है, असर्शन और रीजन से थे। यहाँ आंसर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें लग सकता है कि शायद ये इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप दे रहे होते हैं तो वहाँ बड़ा ही प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। तो अब के बाद क्या है, लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये बुक है हन्ना अरेंट की, 1 का 2। विको एंड हडर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडिया, तो आइजा वर्लिन की है ये। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, तो ये है माइकल ऑक्सफोर्ड की। द टर्नी ऑफ मेरिट, तो ये है 3 माइकल जे सैंडल की। तो 2 इसका राइट आंसर था। ये हिंदी में थी। 72 है, लिस्ट 1 को कॉन्सेप्ट को थिंकर के साथ मैच करना है। तो वर्चू हिज नॉलेज, तो ये बात करते हैं प्लेटो की, सद्गुणी ज्ञान है। सक्सेस इज वर्चू, तो ये बात करते हैं मैकियावेली। नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज इज पावर की बात करते हैं माइकल फुकोल्ट की। ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है, वो ज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो माइकल फुकोल्ट क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्टिक थिंकर थे, उत्तर आधुनिकतावादी। पावर हिज प्रोडक्शन ऑफ एंटिटीड इफेक्ट्स, तो ये बोलते हैं रसल। तो 2 इसका राइट आंसर था। तो ये हिंदी में आपने देख लेना है। 73 है, सूरत स्पिल्ट, तो ये 1907 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो ये होता है 1919 से 21 तक। और महाड़ सत्याग्रह होता है 1927 में। 74 है,
पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो ये बुक है जॉन एच कॉटेस्की की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये है सी एच डॉड की। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो ये है एक डेविड ई एप्टर की। और ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी, तो ये है एस एन आइजनस्टैंड की। तो 4 इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशंस ऑफ सीट इन राज्यसभा। 10th शेड्यूल बात करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ। 7th शेड्यूल क्या है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 6th शेड्यूल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिबरल ट्राइबल एरियाज इन सम स्टेट। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर था। 76 है डीएमके, तो डीएमके सी एन अन्नादुरई। AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो ये है MG रामचंद्रन। TDP, तो TDP है 2 NT रामाराव। और PDP सॉरी डी का 4 मुफ्ती मोहम्मद शहीद, तो 3 इसका राइट ऑप्शन था। 77 है 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन ओबिडेंस एंड एक्सेप्टेंस, तो 2 चेस्टर आई बर्नार्ड। डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, तो 1 H साइमन, हर्बर्ट साइमन। डिस्टिंक्शन बिटवीन करेक्टर क्रिजमेटिक लीडर्स एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी, तो 3 का 4 मैक्स वेबर। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट, तो 3 FW टेलर। तो मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी। तो पब्लिक एड से ये क्वेश्चन था, तो ये हिंदी में देख सकते हैं आप। 78 है उज्ज्वला, तो उज्ज्वला थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। सौभाग्य योजना, तो ये थी ऊर्जा मंत्रालय से। अटल पेंशन योजना, तो ये थी वित्त मंत्रालय से। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो ये थी 2 सॉरी इसका जो राइट आंसर था वो था 4th, तो ये थी 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय, 4 इसका राइट ऑप्शन था। 79 है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, तो ये राजीव गांधी द्वारा भेजी गई थी। 1 का 2 शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी जी द्वारा होता है। लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 80 है लिस्ट 1 को 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन। 1961 में होता है बलग्रेड समिट। 1983 में होती है न्यू दिल्ली समिट। ठीक है, नाम की 7वीं जो सम्मेलन है वो होता है न्यू दिल्ली में। और 1998 में डरबन समिट होती है। तो इसका जो राइट है 3, ऑप्शन नंबर 3। 81 है निम्नलिखित अवधारणा को उनके विकास के काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है विधिक संप्रभुता, फिर है C राजनीतिक संप्रभुता, फिर है B लोकप्रिय संप्रभुता, और फिर है D बहुल संप्रभुता का सिद्धांत। तो 3 इसका राइट सीक्वेंस था। 82 है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के काल कर्मानुसार ढंग से व्यवस्थित करना था। तो इसका सही सीक्वेंस था B ह्यूमन कंडीशन, फिर है A द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर है D आफ्टर वर्चू, फिर है C द स्पेयर ऑफ जस्टिस। तो A इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित संकल्पनाओं अवधारणाओं को उनके आविर्भाव उद्भव के क्रम में व्यवस्थित लगाना था। तो सबसे पहले होती है राज्य का सप्तांग सिद्धांत देते हैं कौटिल्य।
फिर सी उग्र मानववाद एम.एन. रॉय, फिर है डी सत्याग्रह, फिर है ए संपूर्ण क्रांति होती है 1975 में जे.पी. नारायण द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर है। 84 है संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषता को उस कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि वे समय के साथ विकसित हुई थी। तो सी राजनीतिक पृथकतावाद, बी है विधि का संहिताकरण, डी है संवैधानिक राजतंत्र, फिर है ए नियंत्रण एवं संतुलन। तो 4 इसका राइट आंसर था। 85 है राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ए सी बी डी 2 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 86 है चिपको आंदोलन। तो इसको भी कालक्रम अनुसार लगाना था। तो सबसे पहले होता है ए चिपको आंदोलन 1973 में, फिर होता है सी अपिको आंदोलन 1983 में, फिर होता है ई नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, फिर होता है डी जल सत्याग्रह, और फिर होता है डी जन लोकपाल आंदोलन, फिर होता है बी जल सत्याग्रह आंदोलन। तो बी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 87 है एल्टन मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को कालक्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही सीक्वेंस है, पहली है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर है ए रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, फिर है सी मास इंटरव्यू प्रोग्राम, फिर है डी बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो 2 इसका राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों उपाय को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो बी इसका राइट ऑप्शन था। डी बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, सी धन शोधन निवारण अधिनियम, फिर है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन, फिर है बी काला धन तथा कर अधिनियम। 89 है भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को कालक्रम अनुसार सूचीबद्ध करना है। तो ये सही सीक्वेंस था इसका। इंद्रधनुष 4, डेजर्ट ईगल 2, टेबल टॉप और संवेदना। तो ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही सीक्वेंस था वो है सी ए बी डी। इसके बाद क्या है पैराग्राफ्स शुरू होता है, तो ये हम नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 6 मार्च 2023 को हुआ था। तो आपने क्या है इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है और आने वाले एग्जाम के लिए क्या है ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इससे पहले क्या है मैंने बहुत सारे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।